नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज गणेश विसर्जन के दिन आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब देने फिर से बैठा हूँ। ये 3, 4, 5 सवाल ऐसे हैं जो बार बार लोगों के मन में आते हैं। लोग जो आम इंसान है वो समझ नहीं पाते, जो समझते नहीं है। ऐसे कभी कभी 1-2 इंसान गलत कमेंट भी मारते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका राइट्स है। फिर भी आपने मेरे चैनल को देखा, कुछ तो समझे, आपका आभारी हूं। तो आज का एक मुख्य सवाल, बाइनेंस में लोग खेलते हैं, क्रिप्टो बेचते हैं, गेम खेलते हैं, क्रिकेट का बैटिंग करते हैं, उनका अकाउंट फ्रीज होता है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, सर मैंने क्या गलती की है? मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो डॉलर बेचे और पैसा लिया, मैंने तो बाकायदा गेम में जीता और विड्रॉल किया, मैं तो क्रिकेट का सट्टा बैटिंग किया और पैसा आया। मेरा तो बाकायदा जो लेन देन था वही लेन देन का मैंने ये पैसा लिया है। तो सर मेरा क्या गलती है? तो उनके लिए ये जवाब है, आपका कोई गलती नहीं है। अगर गलती है भी तो आप एडवोकेट के ऊपर मत भड़को। आपको भड़कना है तो बैंक में जाके भड़को, आपको भड़कना है तो साइबर सेल में जाके भड़को, आपको भड़कना है तो पुलिस के पास जाके भड़को, वहां आपकी नहीं चलेगी। और ये जो आप बोलते हो हमसे कि सर हम बेकसूर है, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी है, प्यार से बोलोगे तो हम प्यार से आपको जवाब देंगे कि भाई आपको लगता है आप गलत हो, पर साइबर सेल और पुलिस कोई पागल लोग नहीं है जो ऐसे आपके अकाउंट फ्रीज करे। आप जिस अकाउंट से पैसा आया है उसके अगले अकाउंट में कहाँ से पैसा आया, उसके भी अगले अकाउंट में कहाँ से पैसा आया, ये आपको नहीं पता। तो ये साइबर सेल का पैसा है, वो इन्फेक्टेड वायरस जैसा है, जिस भी अकाउंट में जाएगा उसको वो होल्ड करेगा, लेन करेगा या उसको वो फ्रीज कराएगा। आप जिस बंदे को अपना डॉलर बेचते हो वो बंदे का आइडेंटिटी भले कोई भी एप्लीकेशन में वेरीफाइड हो, और वो अकाउंट, वो बंदा और उसका बैंक अकाउंट जहाँ से आपके अकाउंट में पैसा आया, ये कोई भी बैंकिंग सिस्टम में ऑथराइज वैलिड नहीं होता, या साइबर क्राइम की नज़र में ये वैलिड नहीं होता है। किसी को मिसयूज किया गया होता है, किसी का अकाउंट चुराया गया होता है, किसी के आइडेंटिटी चुराई गई होती है, किसी के डॉक्यूमेंट चुराए गए होते हैं, किसी से अकाउंट खरीदा होता है, किसी को कुछ और बोल के पैसा डलाया होता है और आपको कुछ और बोल के पैसा दिया गया होता है। किसी को बोला है कि आपको पैसा भरना पड़ेगा, यू हैव टू डिपोजिट द मनी फॉर एनी रीजन, और आपको बोला गया है ये आपका विड्रॉल का अमाउंट है। तो जो बंदा डिपॉजिट करता है और जो बंदा विड्रॉ करता है, डिपॉजिट वाले को डिपॉजिट के लिए आपका अकाउंट दिया गया है, और आप जो विड्रॉल करते हो तो इस अकाउंट से आपको विड्रॉल दिया गया है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो कि भाई हमने तो कोई कंप्लेंट किया नहीं, हमारा तो कोई लेन देन है नहीं, हम तो बेकसूर है, मैं इनको नहीं जानता, मैं इनको नहीं जानता, मेरा कोई लेन देन नहीं है। पर जो स्कैमर है वो तो सिर्फ आप दोनों के बीच में अपनी मलाई खा रहा है। तो सही में कंप्लेनेंट जो है वो भी इनोसेंट है, सही में जो अकाउंट होल्डर जिसका फ्रीज हुआ वो भी इनोसेंट है। तो ये बात आपको गेम खेलने से पहले, बाइनेंस में ट्रेडिंग करने से पहले या बैटिंग करने से पहले सोचनी पड़ेगी। किसी और के अकाउंट से पैसा नहीं मंगवाते, किसी और को अपना अकाउंट यूज़ करने नहीं देते। मैं आपके अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ, आप मुझे कैश दीजिए, ये सब झमेले में नहीं आना है। झमेले में आते हो, बाद में फंसते हो, फिर चिल्लाते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। बैंक आपकी बात नहीं सुनता, साइबर क्राइम आपकी बात नहीं सुनता, आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तब हम यहाँ बैठे आपके लिए। हम आपको बताते हैं कि बैंक में जाइए, बैंक आपका साइबर सेल और 1930 ये टोल फ्री नंबर, ये 3 जगह पे आप आपका बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल पाएगी कि कौन सा लेयर है, कौन फरियादी है। गुजरात गांधी का CID वो तो हेडक्वार्टर है, तो वो पुलिस थाना नहीं है।
तो आपका लोकल पुलिस थाना जहाँ पे फरियादी ने फरियाद की वो कौन सा है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर यहाँ से पता नहीं चलता है तो एडवोकेट के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि वो ऐसा पता कर पाए। पुलिस बताएगी, बैंक बताएगा, या 1930 टोल फ्री नंबर जो 11 से 6 में मोटा मोटा यही टाइम में वो कॉल लगता है, तो आपको वहाँ से सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपकी ये बात खत्म हो गई। तो कोई भी ऐसे फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी हम पे नहीं भड़केगा। हम यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो आप आके चेक कर लो क्या कमाते हैं। अगर हम किसी को फीस बोलते हैं तो हमारे फीस के अंदर ट्रैवलिंग कॉस्ट जो वो अलग है। आप ट्रैवलिंग कॉस्ट को हमें जोड़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस रिश्वत लेती है, ऐसा कुछ आपको डाउट है तो आप पुलिस के सामने कंप्लेन करो। अगर वकील ठीक से काम नहीं करता तो आप खुद जाइए। हर एक चीज़ की जानकारी सभी वीडियो में दी है। लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब सवाल आपके मन में नहीं आएंगे। तो ये एक सवाल पूरा। दूसरा सवाल, सर हमको नहीं आना है तो क्या करें? नहीं आना है तो आपको एफिडेविट के ऊपर एक रिटन स्टेटमेंट और रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो साइबर सेल को कुरियर करना है, मेल करना है, और ये बार बार करना है ताकि आपके सामने कोई कर्सिव एक्शन ले ना जाए। भले आपका फ़ोन कोई नहीं उठाता, भले आपका मेल का रिप्लाई नहीं जाता, पर वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कोई एक्शन लिया जाता है तो वो टाइम पे आपका ये रिप्लाई देखा जाता है और आपका डिफेंस बनता है। तो ये चीज़ आप मत घबराइए। तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि सर हमने तो कंप्लेंट वापस करवा दी है, अकाउंट होल्डर को पैसा वापस दे दिया है, लोकल पुलिस थाने ने भी रिपोर्ट मेल कर दी है, तो भी सर गुजरात साइबर सेल की तरफ से अभी अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। उनसे दो हाथ जोड़ के विनती है, भाई बहुत काम होते हैं सबके पास, पुलिस के पास भी। गुजरात के अंदर अकाउंट अनफ्रीज का प्रोसेस करने के बाद 20 से 30 वर्किंग डेज में सैटरडे संडे पब्लिक हॉलिडे काउंट नहीं होता है। बीच में बाढ़ आई थी, 6 दिन तक कुछ काम नहीं हो पाया था, तो भी लोग बोले सर 6 दिन हो गया अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है। तो थोड़ा समझिए, तो 20 या 30 वर्किंग डेज लगेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, ये होगा। एक और सवाल, लोकल पुलिस थाना रिपोर्ट करने के बाद भी अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करना है, अपने आप कुछ नहीं होगा, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करेंगे, उससे 20 से 30 दिन बाद ये अनफ्रीज होगा। एक और बात, मेन अकाउंट को अनफ्रीज कराया तो बाकी के अकाउंट अपने आप अनफ्रीज होंगे नहीं। पुलिस के पास, बैंक के पास हर अकाउंट के लिए अगर से अलग अलग सिस्टम है। बैंक में जाएंगे, एक अकाउंट नंबर देंगे, बैलेंस बताएगा, दूसरा अकाउंट नंबर देंगे उसका बैलेंस बताएगा। वैसे साइबर क्राइम में भी जितने अकाउंट नंबर है उतनी अलग अलग एप्लीकेशन करनी पड़ती है, उतनी अलग अलग तरीके से बात करनी पड़ती है। तो अगर आपके 2, 3, 4 अकाउंट है तो आपको साइबर सेल को एक एक एप्लीकेशन के लिए लोकल पुलिस थाने से भी रिपोर्ट मंगवानी पड़ेगी, और यहाँ पे साइबर सेल में भी आपको उसका सबमिशन करना पड़ेगा। हर एक अकाउंट के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सवाल क्लियर हो गया। एक और बात, इसके बाद भी लोग ये कहते हैं सर हम कोर्ट में जाएंगे। कोई बात नहीं, आप कोर्ट में जा सकते हो, पर आपको कौन सी कोर्ट में जाना है? आपका लोकल पुलिस थाने की कोर्ट में आपको नहीं जाना है। जहाँ पे फरियादी ने फरियाद करी है वो पुलिस थाना जो एरिया में आता है, उस एरिया की जो लोकल कोर्ट है, उस एरिया की जो चीफ जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, उस एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे आपको पुराना जो CRPC है उसका 451 और 457 का 491, 497 के अंदर ये पिटीशन लगानी है। पर ये पिटीशन लगाने के बाद कोर्ट वो साइबर सेल से इंफॉर्मेशन मंगाएगी, आपको वो बुलाएगी और आपका साइन भी चाहिए। उसके बाद आपकी फेवर में रिजल्ट आए ना आए ये कोर्ट की बात है, पर ये एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको 1, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसकी सर्टिफाइड कॉपी आती है, अगर आपको कोर्ट ऑर्डर मिल गया है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी, 2 सर्टिफाइड कॉपी, एक आपके जहाँ पे फरियाद की वो पुलिस थाने को भेजनी पड़ेगी, दूसरा आपको आपके बैंक को भेजना पड़ेगा। ये 2 जगह आप भेजेंगे तो ये आपका काम जल्दी होगा, वरना आपको एक ही कॉपी पुलिस को देनी है, पुलिस उसी का स्कैन करके अपने हेड क्वार्टर में भेजेगी, वहाँ से आपके बैंक को मेल जाएगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो ये प्रोसेस है। इसके अंदर आप कोर्ट में जाएंगे तो भी 1, 1.5, 2, 3 महीना लगेगा। कोर्ट के अंदर कभी भी जाते हो, पुलिस थाने में कभी भी जाते हो, कोई भी केस होता है, कोई भी कंप्लेन होता है, तो एक बार समझ लीजिए, टाइम
और रिजल्ट, ये दो का गारंटी कोई दे नहीं पाएगा और एडवोकेट तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो ये सब चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा समझिए, ना कोर्ट को कुछ बोलिए, ना एडवोकेट को कुछ बोलिए, ना पुलिस को कुछ बोलिए, आप सिस्टम को समझिए, ये आपसे विनती है। इसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमने तो फॉरेन से पैसा भेजा था, हमारा क्या कसूर। जब फॉरेन से कोई मनी एक्सचेंज के थ्रू इंडियन अकाउंट से आपके इंडियन अकाउंट में जब पैसा आता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये लगता है, इसमें यह माना जाता है कि टेरर फंड आ रहा है, त्रासवादी के लिए पैसा आ रहा है, ऐसा ज़्यादातर होता है तो ये माना जाता है। तो ऐसे केस में कभी कभी पैसा लौटाने के बाद भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता। हो सकता है अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद भी आपको इंक्वायरी आए, समन्स आए, नोटिस आए, वारंट आए, तो ये मुद्दा खत्म। एक और बात, लोग बोलते हैं सर अकाउंट अगर छोटी अमाउंट है अनफ्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा। छोटी अमाउंट है तो कोई बात नहीं, अनफ्रीज नहीं कराएंगे, उस बैंक के अलावा दूसरी कोई बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और सवाल का जवाब, लोग हमसे बोलते हैं कि सर आप अकाउंट अनफ्रीज करा देंगे उसके बाद में कोई लफड़ा तो नहीं होगा। तो एक बात अलग आप समझ लीजिए, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। एक बात होती है आपके अकाउंट में लियन रह के अनफ्रीज कराना, दूसरी बात होती है आपके अकाउंट को पूरा अनफ्रीज कराना, तीसरी बात होती है आपकी जो पूरी कंप्लेंट है, जो फरियाद ने जो पूरी कंप्लेंट करी थी आपके ऊपर और जिसके अंदर आप जाने अनजाने में फंस चुके हो, वो पूरी फरियाद का निवेदन लाना, पूरी फरियाद को ख़त्म करना, पूरी फरियाद को सॉल्व करना, ये अलग बात है। इसके अलावा लोग पूछते सर कंप्लेंट में, एफआईआर में और क्रिमिनल केस में क्या फ़र्क है। जब तक आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसका मतलब सिर्फ फरियाद है, सिर्फ कंप्लेंट है जिसका आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नोटिस मिली है इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर के अलावा क्रिमिनल केस नंबर लिखा है, उसका मतलब एफआईआर हुआ है। एफआईआर हुआ है, आपको वहाँ की सेशंस कोर्ट में, सेशन से नहीं होती है तो हाई कोर्ट में आपको बेल अप्लाई करना पड़ेगा। बेल होगी कि नहीं ये सब्जेक्ट तो होता है, इसका कोई गारंटी दे नहीं पाता, तो वो केस टू केस बात होती है। इसके अलावा लोग ये बोलते हैं कि सर केस का रिजल्ट क्या आएगा, तो केस का रिजल्ट का कोई गारंटी कोई दे नहीं पाता, तो ये सब बातें होती है। इसके अलावा लोग ये पूछते हैं कि सर एफआईआर है तो क्या होगा। एफआईआर है उसका मतलब बेल लेनी है या तो कुछ भी करके कंप्लेंट का कांटेक्ट करके आपको वो पूरी मैटर कोर्ट के अंदर जाके पूरा उसका समाधान करना है, तो ही आप बच पाएंगे। अगर आप फॉरेन से आते हो और आपके ऊपर कोई भी केस हो चुका है, कोई भी एफआईआर हुआ है, जैसे ही आप इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट पे लॉन्च होंगे, इमिग्रेशन में जाएंगे, अगर एलओसी जारी होगी तो आपका पासपोर्ट सीज होगा, जिसको छुड़ाते पता नहीं कितना टाइम जाएगा, कितना खर्चा होगा और ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। हो सकता है आप अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वापस इंडिया के बाहर फॉरेन जा ना पाए, ये भी गुंजाइश है। हम लोग यहाँ पे आपको एडवाइस करते हैं, डराते नहीं हैं। डर उसको लगना चाहिए जिसने कुछ गलत किया है। आपने गलत नहीं किया है तो आपको नहीं डरना है, ये बात आप समझ लीजिए। और कोई भी फालतू कमेंट, कुछ मोर देन 1% लोग हैं, 1000 में से 1-2 लोग हैं जिनका भद्दा गंदा कमेंट आता है, तो वो सब मत कीजिए। इससे आपकी मेंटालिटी डिक्लेयर होती है और इससे ये भी दिखता है कि आप जो भी लॉ है भारत के अंदर, जो भी लॉ है उसको आप या तो ऑब्जर्व नहीं करते या तो उसको पता नहीं है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो ये चीज़ भी है। कुछ लोग हमको बताते हैं कि सर मद्रास हाईकोर्ट का एक चुकादा था कि अकाउंट के लिए सिर्फ लियन किया जाए और पूरा अकाउंट फ्रीज ना किया जाए। आपकी बात से एग्री करता हूं, पर ये बात हर एक पुलिस को, हर एक सुप्रीम ऑफिसर को कौन समझाएगा और कोर्ट कितनी बार बोलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला हुआ है, तो भी डिपार्टमेंट की ओर से कुछ न कुछ गलतियां होती रहती है और ये गलतियां जाने अनजाने में होती है। उसके लिए आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, कोर्ट सिस्टम को, सब एडवोकेट को या किसी को भी आप जिम्मेदार नहीं मान सकते। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप आपके वहाँ के एसपी ऑफिस पे जाइए, एसपी ऑफिस में आप इसके राइटिंग में कंप्लेन कीजिए कि सर ये हाई कोर्ट का चुकादा है, इसका ये सर्टिफाइड कॉपी है, ये मेरा एप्लीकेशन है, आप इसको चेंज कीजिए ताकि लोग हैरान ना हो। ये सब चीज़ करने के लिए आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है। अगर एक आप जागरूक नागरिक हो, आप भी ये कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में तो हमको बताइए। अब हम हमारी पर्सनल बात करते हैं।
हमने आपको वीडियो के माध्यम से कभी नहीं बोला कि आप हमारे पास आइए। आप आएंगे तो सॉल्यूशन देंगे। अगर बात हमारी फीस की है, लोग फीस की बात करते हैं, भाई कौन सा पुलिस थाना है, अहमदाबाद मेरे ऑफिस से वो कितना दूर है, कितना टाइम जाएगा, कितना दिन रुकना पड़ेगा, लेयर 1 है, 2 है, 3 है, लेयर 1, 2, 3 में मोटा मोटा ये माना जाता है कि आप एक्यूज हो और जाने अनजाने में आपने स्कैमर का साथ दिया है, तो ये रिस्की और टफ होता है। लेयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है, आप खुद भी पुलिस के पास जा सकते हो। पर जब तक हमको पता नहीं होगा कि इंडिया के कौन से पुलिस थाने में आपका कंप्लेन है, आपका कौन सा लेयर है, आपके अकाउंट में क्या रीजन से कौन से आदमी ने कैसा पैसा डाला था और ये पैसा इलीगल था, लीगल था, ये सब सवाल के जवाब जब तक आप हमें नहीं देंगे, हम आपको हमारी फीस नहीं बता पाएंगे। हम एडवोकेट है, भगवान नहीं है। हम ये वीडियो के माध्यम से आप सबको पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल में बताते हैं, जो बहुत से एडवोकेट को भी पता नहीं होता है। जो लोग साइबर क्राइम का प्रैक्टिस नहीं करता उनको ये सब नहीं पता होता है। इतना नॉलेज हम आप सबको बांटते हैं ताकि आप सब ये चीज़ खुद करो। कुछ लोगों ने खुद किया है, ऐसे लोगों को सैल्यूट है, ऐसे लोगों के लिए एप्रिशिएशन है कि अगर यही भारत की जनता ऐसे जाग जाएगी तो लगता है साइबर क्राइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और ऐसी चीज़ के लिए आपके मन में जो पीड़ा है, आपके मन में जो तकलीफ है, उसके लिए किसी को भी आप अनाप शनाप बोले, हमको बोले, पुलिस को बोले, डिपार्टमेंट को बोले, कोर्ट को बोले, वकील को बोले, ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों को अपनी मेंटालिटी जो है वो बदलनी पड़ेगी। यूट्यूब में और मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जिन लोगों ने मुझे पर्सनली एसएमएस किया है, मैंने सबको जवाब दिया है। 1, 2, 3, 4 सवाल का जवाब दिया है। पर जो बंदे ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं सबको 10 क्वेश्चन का लिस्ट डालता हूँ, सबको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डालता हूँ। 10 सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बिना इन्फॉर्मेशन के मैं भी कहाँ जाऊँ। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में 327 पुलिस थाना है। अहमदाबाद की बात करेंगे, अहमदाबाद में 32 पुलिस थाना है। वैसे हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर बहुत से पुलिस थाना है। जब तक आपके पास लोकल पुलिस थाना जहाँ पे फरियाद हुई है ये आप नहीं बताएंगे, कोई एडवोकेट, कोई पुलिस वाला को हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सब सवाल के लिए और उस सवाल के जवाब के लिए आप लोग यूट्यूब में मुझे सवाल पूछेंगे, जेन्युइन सवाल का जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप पे जवाब मुझे सवाल करेंगे, जेन्युइन सवाल का जवाब मिलेगा। सुबह 9 बजे बाद, रात को 9 बजे से पहले आप मुझे फ़ोन भी करेंगे और एकदम शॉर्ट में बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे सवाल पूछूंगा, उसके जवाब मिलेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे, आपकी तकलीफ को सॉल्व करेंगे। जो बंदा बहुत गरीब है, सही में फंसा हुआ है, गुजरात का मैटर है, जेब में पैसे नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए मेरे ही ऑफिस के अंदर आने के बाद फ्री सेवा है। अहमदाबाद का मैटर होगा, अहमदाबाद के 32 पुलिस थाने का मैटर होगा। हम लोग गरीब लोगों से ना एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं, ना सलाह का पैसा लेते हैं। पर जब देखते तो ऐसे गरीब लोग, उनके अकाउंट में 10-10 लाख पड़े होते जो मेरे अकाउंट में भी नहीं है। तो जेन्युइन लोगों के लिए ये फैसिलिटी है, स्कैमर के लिए फैसिलिटी नहीं है। गेम खेला है, लॉटरी खेला है, बाइनेंस खेला है, तो फ्री फैसिलिटी नहीं है। जेन्युइन लोगों के लिए हम लोग कुछ तौर पे कुछ हद तक फ्री में काम करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समाज में हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा अगर आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड और कुछ जानना हो तो मुझे बताइए। जाते जाते मैं आपके साथ एक साइबर क्राइम का नया तरीका है वो शेयर करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो एटीएम में खड़े होते हैं और आपको बोलते हैं कि आप मुझे पेटीएम में वॉलेट करो, मैं आपको कैश पैसा देता हूँ, आपको एटीएम से पैसा नहीं उठाना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप सही में उसको पेटीएम से या कुछ भी करके पैसा देते हो, वो लोग आपको कैश वापस भी देते हैं। मत कीजिए, ये नया साइबर क्राइम का एक तरीका है। एक और बात, आप लोग जब डी-मार्ट, बिग बाजार या ऐसा कोई भी जो मल्टी स्टोर चेंज है, फूड चेंज है, उसके बाद अंदर आप कुछ ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करने जाते हो तो बाहर आते हो, अंदर आपको 1 लाख का टीवी मिला है, बाहर आते हो, आप आते हो तो लोग आपको पूछते हैं कि सर हम लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए हैं, आपका नाम कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, अंदर क्या हुआ। तो आप बताएंगे भाई मुझे 100 ब्रांड का 1 लाख का टीवी मुझे अच्छा लगा था, पर बजट के बाहर था, मैं 75,000 बोल के आ गया। ऐसे लोग आपको अप्रोच करेंगे, बोलेंगे आप अंदर जाइए, उनका अकाउंट डिटेल लेके आइए, मैं पेमेंट पे करता हूँ। आज हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है,
तो वो ऐसा बोल के वो बंदा अंदर 1 लाख पे करेगा ऑनलाइन और आपके पास से 75,000 कैश ले लेगा। आप सोचेंगे 25,000 का फायदा हुआ, ड्रॉ लगा, स्कीम लगा, अपना तो बल्ले बल्ले हो गया। गलत बात है। 2-3 दिन जब आप घर पे जाके टीवी देखेंगे, वही आपके वहाँ पे टीवी आ गया, टीवी चालू हो गया, 3 दिन बाद स्टोर वाला आपके पास आएगा कि भाई आपने जिस अकाउंट से पैसा डाला था ना, वो अकाउंट फ्रॉड है, उसकी वजह से मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया, तो अब आप मुझे ये लग दीजिए वरना मैं आपके सामने पुलिस केस करता हूँ। तो आप 2 बार फंसते हैं ऐसे। एक तो आपने 75,000 स्कैमर को दे दिए और स्टोर वाला आपके वहाँ पे आता है, आपको धमकाता है क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आप परेशानी में आते हो। ऐसे बहुत से टीवी, फ्रिज, एसी लोगों को दिए हैं, लोगों ने ऑर्डर किए हैं, लोगों के पास से कैश पैसा लिया गया है, बाद में ऐसे स्कैमर गायब हो चुके हैं। तो ये सब झांसी में मत आइए। आप इतना मान लीजिए, अगर सही में साइबर में अगर आपको बचना है तो 2 चीज दिमाग में डालिए कि आप लकी नहीं हो कि कोई आपको कुछ भी दे, और अगर 100 रुपये का माल कोई 95 में भी देता है तो कुछ तो लोचा है। 89 का डॉलर पूरे मार्केट में बिकता है। अगर आपको बाइनेंस में P2P ट्रेडिंग में 89 का डॉलर अगर कोई 92 में बेचता है तो गड़बड़ है। तो ये 2 चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ऐसे ही साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट, बैंक अकाउंट अनफ्रीज की डिटेल्स और कुछ कहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी तकलीफ हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब देंगे। जय भारत, वंदे मातरम।